Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the chapter Oceans and Continents. It is the second chapter of the class 6 from CBSE board book. ये class 6 के CBSE के बच्चों के लिए उसका second chapter है Oceans and Continents. तो बच्चों तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको इसमें डिस्कस किया जाएगा. ओके, जैसे कि व्हाट आर ओशंस, कॉन्टिनेंट्स की ओशंस क्या हो गए, कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए और भी इससे रिलेटेड. तो बच्चों तो पढ़ाई में अगर आपको किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, क्वोरा पे भी है. आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे. ओके, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कोटेशन से जो कि लिखा गया है जूल वर्न के द्वारा इन 1870. द ओशन इज एवरीथिंग, समुद्र जो है वो सब कुछ है. इट कवर्स 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब. अब टेरेस्ट्रियल ग्लोब ग्लोब कहने का मतलब यहाँ पे अर्थ को कहा जा रहा है कि धरती जो है हमारा वो 7/10 पार्ट जो है वो लगभग धरती से ही घिरा हुआ है. 100 में से 7/10 पार्ट जो है वो पानी से ही घिरा हुआ है, वो ओशन से ही है. इट्स ब्रेथ इज प्योर एंड हेल्दी. यहाँ की हवाएं जो है वो हवा जो है वो बहुत ही ताजी है और स्वस्थ स्वस्थ वर्धक भी है. It is an immense desert where man is never lonely, for he feels life stirring all around. और ये एक ऐसा डेजर्ट है कि ये ऐसा डेजर्ट है जहाँ पे इंसान कभी भी अकेले नहीं रहेंगे. क्यों? क्योंकि उसके आसपास हमेशा कोई ना कोई जीव दिख ही जाएगा. हाँ, और वो इंसान अगर पानी में तैर रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो अगर डूब गया तब उसके बाद तो नहीं दिखेगा. द ओशन इज द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर. समुद्र जो है वो नेचर का, प्रकृति का एक बहुत ही बड़ा एक रिजर्वायर है जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु मिलकर रहते हैं. The globe began with the ocean, so to speak, and who knows if it will not end with it. हो सकता है कि धरती की शुरुआत हुई थी ओशन से ही और कहा भी नहीं जा सकता है कि शायद अंत भी ओशन से ही हो. ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि द बिग क्वेश्चंस, जो जो टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस, उनके नाम क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पे है धरती पे. इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इंपैक्ट लाइफ ऑन अर्थ. और ओशंस और कॉन्टिनेंट्स जो है, ओशन समुद्र जो है और कॉन्टिनेंट्स यानी जो लैंड मासेस है तो वो धरती पे कैसे असर डालते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ और इंसानों पे भी. ओके, सो द अर्थ सीन फ्रॉम स्पेस फोटोग्राफ बाय द लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर. ये एक सैटेलाइट के द्वारा इमेज लिया गया है अर्थ का जो यहाँ पे दिखाया गया है. मुझे तो आगे बढ़ने से पहले जिन टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. ओशन को कहा जाता है महासागर. ओके, ओशंस को कहा जाता है महासागर और कॉन्टिनेंट्स को कहा जाता है महाद्वीप. हिंदी में अगर किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप इसे समझ सकते हैं. महासागर जो कि सिर्फ पानी से भरा हुआ है और महाद्वीप जो कि सिर्फ मिट्टी, धरती, ईट, ये सबसे सिर्फ भरा हुआ है. तो सो ये हो गया इसके हिंदी. अब आगे हम लोग देखेंगे. लेट अस रिटर्न टू अवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली. अगर हम लोग किसी ग्लोब को ले और उसको गोल गोल घूमे, धीरे धीरे घुमाए और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, या फिर उस पिक्चर को देखिए जो कि उस पिक्चर अर्थ की पिक्चर को देखिए अगर मून से देखा जाए उसको, तो व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी. तो सबसे ज्यादा फैला हुआ कलर जो है वो कौन सा मुझे दिखेगा? ब्लू, ऑब्वियसली. बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? कि तो धरती पे अगर ग्लोब में देखें या फिर मून पर से देखें अर्थ को, तो जो सबसे ज्यादा कलर फैला हुआ है दैट इज ब्लू. सबसे ज्यादा यही दिखेगा. यू मस्ट हैव गेस द आंसर. तुमने से आंसर गेस कर लिया होगा. इट इज वाटर एंड बिकॉज इट इज द कलर ऑफ वाटर, ब्लू. दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विथ वाटर. और इसका यही मतलब हुआ कि अधिकतर धरती जो है वो पानी से घिरा हुआ है. ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस. अब यहाँ सरफेस का बात किया जा रहा है, धरती के अंदर नहीं. ओके, क्रस्ट मेंटल कोर जो होता है तो कोर तक के लिए, मेंटल और कोर के लिए नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पे क्रस्ट पे सरफेस के लिए कहा जा रहा है. तो ये जो ओशन ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सरफेस, टोटल सरफेस का 3/4 कवर करता है वाटर बॉडीज. That is why when seen from outer space the earth appears mostly blue. इसलिए अगर अंतरिक्ष से देखा जाता है तो धरती जो वो नीला दिखता है. Indeed, early astronauts lovingly called the earth the blue planet. अब तो पहले जो है अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता था. तो पहले के एस्ट्रोनॉट्स के यहाँ कहा जा रहा है, पहले धरती को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है. Further, the largest water bodies we see on the globe are called oceans. जो सबसे बड़े वाटर बॉडीज जो है हमें ग्लोब पे दिखते हैं. ओके, और सबसे बड़े ओशन बॉडी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर हमारे घर के आसपास कोई नदी है, लेक है, उसको हम लोग ग्लोब पे देखेंगे तो वो दिखेगा नहीं. तो ग्लोब क्या हो गया कि वो पूरी दुनिया का मैप हो गया, वो किसी एक पर्टिकुलर जगह का मैप नहीं हुआ. तो पहले चैप्टर में जो डिस्कस किया गया था मैप्स लोकेटिंग प्लेसेस, तो उसी के बेसिस पे एक वो था पूरी दुनिया के ओशन जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है धरती पे. तो इसलिए वो पूरी धरती का वाटर कलर जो है मोस्टली ब्लू दिख जाता है स्पेस से. बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ, लेकिन धरती के पिक्चर में देखा जाए, यू कैन सी एट लीस्ट वन अदर कलर, ब्राउन. अब
यहाँ पूरा 70 पार्ट कवर किए हुए, बाकी का 30 पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा, तो ब्राउन। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड, और ये कलर जो है ये धरती का कलर है। विच कवर्स a little over 1/4 of the globe, और ये जो है 1/4 of the globe, 100% में से 1/4 यानी 25% जो है ये कवर किए हुए लैंड मास। अ लार्ज बॉडी ऑफ द लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। अ लार्ज बॉडी, जमीन की बहुत बड़े हिस्से को हम लोग लैंड मास कहेंगे। एंड अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड, और लगातार अगर वो हिस्सा जुड़ते गया है, जमीन का हिस्सा अगर वो लगातार बनते गया है तो वो बन गया है कॉन्टिनेंट। ओके, तो अ लार्ज कंटिन्यूअस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट, and a large body of land is called landmass. Next, both oceans and continents play a vital role in shaping the climate of the earth. अर्थ की क्लाइमेट में इन दोनों का, ओशंस का भी और कॉन्टिनेंट्स का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वाइटल का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट रोल, ओशंस और कॉन्टिनेंट्स दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये हर तरीके के जीव को असर पहुंचाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, हर तरीके के पौधों और जानवरों को भी मिला करके। एंड देयर फॉर ह्यूमन लाइफ टू, और इंसानों पे भी इसका प्रभाव डालते हैं। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर, इसका असर जो है समुद्र का, ओशन का एंड कॉन्टिनेंट्स का जो असर है हम लोग को अपने हिस्ट्री यानी इतिहास और कल्चर साहित्य में भी देखने को मिलता है। एंड इन आवर डेली लाइफ, और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी, कैसे हवा भी चलता है तो वो भी अर्थ की वजह से, धरती घूमती है उस वजह से भी। एंड जो हम लोग ये क्या कह रहे हैं ओशंस, उसके बहुत सारे इंपैक्ट है जो भी हम लोग आगे देखेंगे। नाउ डोंट मिस आउट में यहाँ क्या डिस्कस किया जा रहा है कि द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी कंटेन्स दिस मोटो सम नुह वरुणा, कि इंडियन नेवी का, भारतीय नौसेना जो है उसका एक मोटो है, उसका एम्बलम जो चिन्ह है, तो उसमें ये मोटो, उसका जो स्लोगन कहेंगे तो वो क्या है कि सम नो वरुणा। ठीक है, शम नो वरुणा, इसका मतलब है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा। दिस इज एन इन्वोकेशन टू वरुण, तो ये एक वरुण से एक अपील है। वैदिक डेटी, ये हिंदू देवता है, तो एसोसिएटेड विद ओशंस, इनका ताल्लुक जो है वो ओशंस से है, स्काई से है एंड वाटर से है, तो इसीलिए उनसे कहा जाता है कि बी ऑस्पिशियस टू अस वरुण, कि वरुण देवता हम पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कुछ हो नहीं समुद्र में, हमारी नेवी अगर जाती है तो। ओके, तो अब नेक्स्ट है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अब अर्थ पे वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ और लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों अपने अपने जगह पे है। As it happens, oceans and continents are not distributed equally between the northern and southern hemispheres. ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों पार्ट को दिखाया हुआ है। तो ऐसे क्या कि दोनों में इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, कि दोनों में इक्वल पार्ट ऑफ लैंड भी रहे और इक्वल पार्ट ऑफ ओशन भी रहे। नॉर्दर्न पार्ट में लैंड मासेस ज्यादा है, वही सदर्न पार्ट में वाटर बॉडीज ज्यादा है। Let us examine the two maps in figure 2.2, ये जो मैप है उसको एग्जामिन करके। Here too the blue areas consist of the oceans. Okay, ये जितने भी ब्लू वाले एरियाज हैं ये सब क्या हो गए, ओशंस हो गए। एंड दीज ब्राउन वंस आर द कॉन्टिनेंट्स, ये क्या हो गए, तो कॉन्टिनेंट्स हो गए। along with their smaller extensions which have various names, sea, bay, gulf, और ये कॉन्टिनेंट से, ये जो कॉन्टिनेंट्स की जो बाउंड्रीज आप देख रहे हैं, तो यहीं के आसपास के एरियाज को, छोटे छोटे ओशंस के छोटे छोटे एरियाज को हम लोग कह देते हैं सी कह देते हैं, या बे कह देते हैं, या गल्फ कह देते हैं। ओके, तो बच्चों ये लेट्स एक्सप्लोर है जो क्वेश्चन आंसर, तो ये क्वेश्चन आंसर सेक्शन में डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ एक aquatic वर्ल्ड दिखाया हुआ है, कोरल रीफ, अ स्टार फिश ऑन अ सी एनिमोन, ओशन लाइफ दैट इज ऑफ शार्क, यहाँ पे एक शार्क का इमेज है, दिस इज स्पर्म वेल एंड मदर एंड बेबी, डॉल्फिन्स, शैलो कोरल रीफ विथ कलरफुल ट्रॉपिकल फिश, algae, emperor penguins, bonaire sea turtle. So these are the images which has been shown. The oceans together hold most of the water available on the planet. Oceans जो है वो पूरी धरती पे जितनी पानी है सब उनकी बदौलत ही एक तरीके से, ठीक है, टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर, अधिकतर बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी अवेलेबल है, ये आप लोग भी जानते हैं। अभी तक आप लोगों ने, जिन्होंने ओशन भी देखा होगा तो वीडियो को जरूर थम्स अप कर दें कि आप बता दें कि आपने ओशन देखा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है। मोस्ट ऑफ द वाटर, धरती पे अधिकतर पानी ओशंस में है। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन, लेकिन ये समुद्र का जो पानी है वो बहुत ही नमकीन है और पीने के लिए लायक सही नहीं है। बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और धरती पर रहने वाले जो जीव है, अधिकतर जीव उसको पी नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि इंसान भी उसको नहीं पी सकते हैं। On the other hand, fresh water makes up a very small proportion of the planet's water resources. वही जो पीने लायक पानी है, हम लोग जो अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं पीने वाला, तो वो बहुत ही कम मात्रा में है। ओशन का पानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, और जो फ्रेश वाटर जो है वो बहुत ही कम मात्रा में है। It is found in glaciers, rivers, lakes, in the atmosphere and also underground. अभी पीने लायक जो पानी है वो हमें ग्लेशियर्स में मिलते हैं, रिवर्स में मिलते हैं, लेक्स में मिलते हैं, और एटमोस्फेयर में, और ऑल्सो अंडरग्राउंड यानी जमीन के नीचे भी मिल जाते हैं। ओके, अब थिंक अबाउट इट, यहाँ कुछ है क्वेश्चन।
देयर इज सच एबंडेंस ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। बच्चों इसको क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट, ओशंस। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे कैसे बटा हुआ है। आप इमेज में यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्राउन कलर है जो वो कॉन्टिनेंट्स हो गए और ब्लू कलर जो है ये ओशंस हो गए। अब स्टार्ट हो रहा है जो टॉपिक हमारा, दैट इज ओशंस। On the world map on figure 2.3 on page number 32, we can observe 5 oceans. तो हमें 5 ओशंस दिख रहे हैं इस इमेज में, and that is Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Southern Ocean, Indian Ocean and Pacific Ocean and Arctic Ocean. So these are the oceans which are visible on this image. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean and the Southern Ocean. Although we have listed 5 oceans, ये सब 5 ओशन है, it is clear from the map that they are not really separate. अब मैप में ये देख करके पता चल रहा है कि ये शायद जो ओशन है एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है, बस अलग अलग जगह पे नाम है, लेकिन ये सारा का सारा पानी क्या है, पूरी धरती पे ही फैला हुआ है, तो सब एक दूसरे से अलग नहीं है। That they are not really separate. The lines that divide them on the map are no more than conventions. अब यहाँ पे इनको डिवाइड करके के लिए कुछ लाइन बने हुए हैं। ये जो लाइंस बने हुए हैं ये बस सुविधा समझ जाने के लिए कि ये जो है ओशन है, ये अलग ओशन का पार्ट है और ये अलग ओशन का पार्ट है। ओके, मोर देन कन्वेंशंस। द नेचुरल वर्ल्ड डज नॉट फॉलो सच बाउंड्रीज। अब प्राकृतिक दुनिया में ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं है। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशंस। समुद्र का पानी जो है वो लगातार एक जगह से दूसरा जगह बहते रहता है। अब यहाँ समुद्र का बात किया जा रहा है बच्चों, नदी का नहीं, ठीक है, नदी लैंड मास से होते हुए समुद्र में मिल रहा है और वो समुद्र का पानी जाकर के फिर ओशन में मिल रहा है। तो सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशंस। समुद्र के जो पानी होते हैं वो लगातार अलग अलग महासागरों में जाके मिलते रहते हैं। सस्टेनिंग अ रिच डाइवर्सिटी ऑफ मरीन लाइफ, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जीव जंतु पानी में पाए जाते हैं। मरीन लाइफ यानी कहने का कि रिलेटेड टू फाउंड इन द ओशंस एंड सीज, समुद्र और महासागर में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए वो बहुत ज्यादा फायदेमंद हो जाते हैं। मेनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशंस। प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे स्पीसीज जो है वो अलग अलग ओशंस में पाए जाते हैं, ठीक है, पाए जा सकते हैं, नहीं पाए जाते हैं। The marine flora includes tiny plants called algae and all kind of seaweeds. Marine flora यहाँ कहने का मतलब कि ये तो plant life of particular region or period of time. Flora जहाँ पे पौधों की जो भी प्रजाति होती है तो उसको डिस्कस करना फ्लोरा कहते हैं उसको। तो दैट इज कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। तो ये मरीन फ्लोरा यानी समुद्र में पाए जाने वाले जो पौधे हैं तो उनके लिए कहा जा रहा है। एंड द मरीन फाउना यानी जो एनिमल लाइफ है, तो मरीन फाउना कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ कलर फिश, डॉल्फिन्स, व्हेल्स एंड काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स। So these are the marine fauna. Each part of the ocean, from the sunlit surface to the dark depth, has its own diverse life forms. Okay, अब each part of the ocean, समुद्र का महासागर का हर एक हिस्सा, चाहे वो सतह पे जो सूरज चमक रहा है या फिर गहराई में जो अंधेरा है, हर जगह पे कोई ना कोई जीव जंतु है ऐसे जो हम लोग जानते भी नहीं है। ओके, दीज आर काउंटलेस मिस्टीरियस डीप सी क्रीचर्स। समुद्र की गहराइयों में और भी कई जीव जंतु पाए जा सकते हैं। So these are the oceans, Pacific Ocean, Atlantic Ocean. Pacific Ocean बच्चे यहाँ 2 बार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि धरती गोल है तो इसलिए वापस घूम करके वहीं पे आ गया है। These are the 5 oceans which are mentioned along with the continents. Okay, North America, Eurasia, Africa, South America, Australia, Antarctica. These are the continents, the land masses of the earth. Further, let's explore. तो इसको क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया जाएगा। It is visible on the map that the Pacific Ocean is the largest of all. तो मैप में आप देख सकते हो बच्चों कि सबसे बड़ा लंबा सबसे जो ओशन है वो क्या है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है। ये एक सवाल भी बनता है कि विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ, तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन फॉलोड बाय द अटलांटिक ओशन, और उसके बाद दूसरे नंबर पे है अटलांटिक ओशन। द इंडियन ओशन इज द थर्ड लार्जेस्ट व्हाइल द सदर्न ओशन इज द फोर्थ, स्मॉलेस्ट वन इज द आर्कटिक ओशन। ओके, तो बस 5 ओशन है बच्चों, इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखना। सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा कि पैसिफिक ओशन सबसे लार्जेस्ट, उसके बाद अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। Okay, further, don't miss out. As the maps of ocean makes clear, the main limits of the Indian Oceans are Asia to the north, Africa to the west, Australia to the east, apart from the Southern Ocean on the south. Just remember the oceans, kids. Next, oceans and disasters. डिजास्टर्स यानी जो आपदा आता है, समुद्र ऐसा नहीं कि बस पानी है तो उससे आपदा नहीं आता, उससे भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े आपदा आता ही है। आपने कई बार सुना ही होगा कि तूफान आने वाला है, ठीक है, कई बार तूफानों के नाम भी न्यूज चैनल पे आते रहते हैं। तो आपको अगर किसी भी तूफान का नाम याद है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो वही हम लोग जानेंगे अब, ओशंस एंड डिजास्टर्स यानी महासागर से जुड़े हुए जो भी आपदा या तूफान आते हैं, कुछ उस तरीके की चीजें। रिटर्निंग टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर, स्टार्टिंग में जो पिक्चर बना हुआ है चैप्टर के, यू मे हैव नोटिस्ड व्हाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब। तो उस ग्लोब में कुछ व्हाइट शेप्स बने हुए हैं। डिड यू गेस व्हाट दे आर? लेट अस ब्रिंग द
image to you. Yeah, the sentence is speaking about these white shapes. Okay, ये तो ब्राउन पार्ट जो हो गया ये हमारा लैंड मास हो गया, ये ब्लू पार्ट जो हो गया ये ओशन का पार्ट हो गया, लेकिन द सेंटेंस इज स्पीकिंग अबाउट दीज वाइट शेप्स। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे सेंटेंस पढ़ेंगे बच्चों, तो याद रखिएगा इसको। क्या कह रहा है कि रिटर्निंग to the picture of the earth at the start of this chapter, you may have noticed white shapes across the globe. Did you guess what they are? They are the large masses of clouds. ये सब बादल के बड़े बड़े झुंड है। Such clouds bring rain to the continents. इन बादलों की वजह से लैंड मासेस पे बारिश होती है। फॉर इंस्टेंस देखा जाए तो द मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशन। भारत में हर समय जो मानसून के समय में बरसात मिलता है कि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, मानसून के समय में बारिश का मौसम आ गया है, तो स्कूलों में छुट्टी भी होने लगेंगे, ज्यादा छुट्टी मिलने का चांस मिल जाएगा, तो इस तरीके की चीजें होने लगती है जो बच्चों। तो जो बारिश हो रही है, ये मानसून रेन जो आ रहा है, बरसात का मौसम जो बन रहा है भारत में, वो भी बन रहा है इन ओशन में, महासागरों में। गर्मी के समय जो हवा उठता है उन सबकी वजह से ये जो बादल बन रहे हैं, तो ओशन से होते हुए आ रहे हैं अर्थ तक, सॉरी इंडिया तक, और ये पूरे अर्थ पे फैले हुए हैं। जो मैप में आपने देखा व्हाइट व्हाइट जो पैचेस हैं, दीज आर ऑल द क्लाउड्स। विदाउट सच रेन्स आवर एग्रीकल्चर एंड ऑल लाइफ विल सफर। अगर बारिश ना हो तो हमारी खेती और हर जीव को असर पड़ेगा। ठीक है, जहां पे हरा भरा है वहां पे भी डेजर्ट बन जाएगा, और ऐसा डेजर्ट जहां पे कोई जीव जंतु नहीं दिखेंगे, लेकिन समुद्र को ऐसा डेजर्ट कहा जा रहा है जहां पे क्रीचर दिखेंगे भी। बट ओशंस ऑफन ऑल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स। लेकिन ये जो महासागर हैं इसमें कभी कभी आंधियां भी आ जाती हैं, स्टॉर्म्स यानी आंधी तूफान। वायलेंट इवेंट्स विथ एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स। वायलेंट इवेंट्स ऐसी घटनाएं घटने लग जाती हैं जिसमें बहुत तेजी बात से बारिश होने लग जाती है, और बहुत तेजी से हवा भी चलने लग जाती है, सच एज साइक्लोन्स। ठीक है, साइक्लोन्स को हम लोग कहते हैं चक्रवात, हिंदी में चक्रवात कहते हैं। तो जैसे साइक्लोन्स विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि समुद्र के पास रहने वाले जीव जो है, इंसान जो है, समुद्र बस्ती जो बसी हुई है, तो उनके रहने पे असर डालती है। सुनामी बच्चों, ये एक वर्ड है TSUNAMI, इसको हम लोग पढ़ेंगे सुनामी, जिसमें टी साइलेंट है। तो सुनामी इज अनदर नेचुरल डिजास्टर। सुनामी एक नेचुरल डिजास्टर है दैट ओरिजिनेट्स इन द ओशन। नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदा, ओके, डिजास्टर यानी कुछ बुरा घटना। तो एक नेचुरल ऐसा डिजास्टर है सुनामी जो कि समुद्र में घटता है। इट इज a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or volcanic eruption at the bottom of the ocean. ये एक बहुत ही बड़ा ताकतफुल समुद्र का लहर होता है, जो कि अगर समुद्र के नीचे जो सतह है वहां पे अर्थक्वेक आने से या फिर ज्वालामुखी के फटने से, ओके, तो समुद्र के नीचे सी बेड जो होता है वहां पे अगर अगर अर्थक्वेक आता है उस बेड पे, सतह पे, एंड वोल्केनिक eruption या फिर अगर कोई वोल्केनो फटता है, तब जो लहरों का बहुत ही बड़ा तेज सा उफान उठता है, उसी को कहते हैं सुनामी। सुनामीज कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, और ये कहीं भी समुद्र, अभी आपने अर्थ में मैप में देखा कि कितना बड़ा बड़ा समुद्र है, तो वो कहीं पे भी उठाओ लेकिन ये लहरें दूर दूर तक का सफर तय कर सकती हैं। एंड सबमर्ज कोस्टल एरियाज कॉजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, और फिर अगर वो किसी समुद्र तट के पास पहुंचती है जहां पे इंसान बस्ती रह रहे हैं, तो उनको भी असर पहुंचा सकता है। अब ये डोंट मिस आउट बच्चों, इसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि ऑन December 26, 2004 इंडिया एंड अनदर 13 कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia। तो 2004 की बात है कि इंडिया और 13 अलग कंट्री थे इंडियन ओशन में, तो उसमें सुनामी का असर आया था जो कि इंडोनेशिया में अर्थक्वेक आया था। तो 2014 का अर्थक्वेक इंडोनेशिया में आया था सुनामी में। 2004 का जो डिस्कस किया जा रहा है सुनामी, उसका अर्थक्वेक आया था इंडोनेशिया में। मोर देन 2 लाख पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन इंडिया, और 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इसमें। तो बच्चों, तो इसके बारे में आप पढ़िएगा आगे, इसमें कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कॉन्टिनेंट्स, ओके, यानी महाद्वीप। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, ओशंस यानी महासागर को, और महासागर से होने वाली, महासागर में होने वाली डिजास्टर्स को। तो ओशंस के हम लोग रिगार्डिंग हम लोगों ने 5 ओशन के नाम जाने, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। ऑलराइट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स आर विजिबल ऑन टॉप ऑन द मैप ऑफ द ओशंस। ठीक है, ओशंस के ऊपर जो भी अपने मैप देखे हैं, हमने ऊपर जो मैप देखा है उसमें कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं। हाउ मेनी कैन यू काउंट, कितने कॉन्टिनेंट्स आप गिन सकते हैं? द आंसर इज नॉट सो सिंपल, आंसर इतना आसान नहीं है, एज दे कैन बी काउंटेड इन सेवरल वेज, क्योंकि उनको बहुत तरीके से इनको गिना जा सकता है। डिपेंडिंग ऑन आवर चॉइस वी मे लिस्ट एनी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 4 and 7। हियर इज व्हाई, बिटवीन 4 and 7, ओके। अब चॉइस पे डिपेंड करते हुए 4 से 7 के बीच में हम लोग कोई भी नंबर ऑफ कॉन्टिनेंट्स को चूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आर जनरली कंसिडर्ड टू बी 2 कॉन्टिनेंट्स, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो दो, उसको अलग अलग कॉन्टिनेंट्स माना जाता है। लेट अस रीड इट यूजिंग द मैप।
क्योंकि ये जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये दो अलग अलग कॉन्टिनेंट हो गए। फर्दर, बट इफ सीन एज अ सिंगल लैंड मास दे कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज वन। लेकिन अगर एक सिंगल धरती का हिस्सा देखा जाए तो उसको एक पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही जमीन माना जा सकता है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जो है उसको एक भी माना जा सकता है। यूरोप एंड एशिया आर जनरली कंसिडर्ड एज टू कॉन्टिनेंट्स। अब यूरोप और एशिया दो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है। ऑल्दो द मैप मेक्स इट क्लियर दैट दे फॉर्म अ सिंगल लैंड मास। ठीक है, लैंड मास, लेकिन मैप से हमें साफ पता चलता है कि वो धरती का एक ही हिस्सा है। फॉर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजंस यूरोप एवोल्यूशन हैज बीन वेरी डिफरेंट। अब ऐतिहासिक और साहित्यिक तौर पे यूरोप का जो बढ़ना हुआ है वो बहुत ही अलग रहा है एशिया से। ओके, फ्रॉम एशिया। अब ऐतिहासिक, क्योंकि क्लाइमेट, टेम्परेचर, इन सब पे भी बहुत सारा मैटर करता है, तो एशिया से जो यूरोप का कल्चरल और हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव से बहुत ही डिफरेंट रहा था। विच इज वाई दे कैन बी सीन एज टू कॉन्टिनेंट्स। इसलिए इन दोनों को, एक धरती का एक ही हिस्सा होने के बावजूद भी इन दोनों को दो कॉन्टिनेंट देखा जाता है। जियोलॉजिस्ट however often regard them as a single continent called यूरेशिया। और जियोलॉजिस्ट जो है वो यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट मानते हैं, दैट इज यूरेशिया। अफ्रीका एंड यूरेशिया आर जनरली रिगार्डेड एज टू कॉन्टिनेंट्स बट समटाइम्स एज वन। अब अफ्रीका और यूरेशिया को भी अलग अलग कॉन्टिनेंट कहा जाता है, लेकिन कभी कभी एक भी मान लिया जाता है। लेट अस समराइज द डिफरेंट काउंट्स इन अ टेबल। अब अगर चार कॉन्टिनेंट्स, इस टेबल में क्या हम लोग जानेंगे कि चार कॉन्टिनेंट अगर कंसिडर किया जाएगा तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स गिने जाएंगे। दैट इज अफ्रीका, यूरेशिया, अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। फाइव कॉन्टिनेंट्स रहेंगे तो कौन कौन से रहेंगे? अफ्रीका, अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया। सिक्स कॉन्टिनेंट्स रहेंगे तो अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सेवन कॉन्टिनेंट्स रहेंगे तो अफ्रीका, एंटार्क्टिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अभी तो अंतर क्या आ जा रहा है कि 4 से लेकर के 7 तक है। तो सब में 4 में 4 कॉन्टिनेंट्स, 5 में 5 कॉन्टिनेंट्स, 6 में 6 कॉन्टिनेंट्स एंड 7 में 7 कॉन्टिनेंट्स। और सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग पार्ट है। भले ही उनमें से कुछ जो है वो सिंगल लैंड मास का पार्ट हो सकते हैं, एक ही जमीन का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सबके सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। In practice, the last list of 7 continents is the one most widely adopted and used. अब प्रैक्टिस यानी रियल लाइफ में अगर देखेंगे तो 7 कॉन्टिनेंट्स का जो लास्ट लिस्ट है, जो नाम, सातों नाम लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है कॉन्टिनेंट्स के। ओके, डोंट मिस आउट बच्चों। आप ओलंपिक का लोगो देखा होगा आपने, तो यही इसमें बताया गया कि ओलंपिक के हर एक रिंग जो है एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है, जहां के लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द डायग्राम ऑन पेज नंबर 36। अगले पेज में जो डायग्राम है, which is based on the list of 7 continents। और ये डायग्राम जो है 7 continents की बेस्ड है। It does not show their actual shapes but their relative sizes। ये एक्चुअल शेप तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन साइज है, उतने के आकार का है और स्केल के मेजरमेंट के बेसिस पे। ओके बच्चों, तो लेट्स एक्सप्लोर, अलग से डिस्कस किया जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द आइलैंड्स। ओके, आइलैंड्स यानी छोटे छोटे लैंड मास इन द ओशंस। इफ यू हैव केयरफुली ऑब्जर्व द टू मैप्स अर्लियर इन दिस चैप्टर। ठीक है, और यहाँ टू मैप्स, एक तो ये भी मैप ही है, एंड और किस मैप के बारे में कहा जा रहा है कि ये इंडिया का मैप है बच्चों, जिसके दो तरफ में अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है और नीचे में इंडियन ओशन है। ओके, और याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी जो है ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है। एक तो ये मैप हो गया, एक ये भी मैप दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड का ओशन के साथ में। तो फिगर 2.3, लेट अस सी इट इज टॉकिंग अबाउट व्हिच मैप। Figure 2.3 and 2.2 both, it's talk about both. You may have noticed that the continents do not include all land masses। अब ये देखिए होगा आपने कि कॉन्टिनेंट्स कुछ कुछ है कॉन्टिनेंट जो एक ही जमीन का हिस्सा है, लेकिन सारे का सारा कॉन्टिनेंट एक जगह पे नहीं जुड़ा हुआ है। सम स्मॉलर पीसेस ऑफ लैंड लेफ्ट आउट, कुछ छोटी छोटी जमीन के हिस्से जो भी छूट गए हैं। सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स, दे आर कॉल्ड आइलैंड्स। ओके, सो लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर आइलैंड्स। Continents are also surrounded by water, but because they are so large, they are not considered islands। अब continents भी चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन वो इतने ही बड़े हैं तो उसको अलग नाम दे दिया गया, उसे हम लोग कॉन्टिनेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा में फैला हुआ है वो जमीन का लैंड मास। There are lakhs of islands on the planet of very different sizes। अब धरती पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं और अलग अलग साइज के आइलैंड्स हैं। जैसे एग्जांपल में ग्रीनलैंड, इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज मोर देन 1300 स्मॉल आइलैंड्स। अपने भारत देश का भी 1300 से ज्यादा आइलैंड्स हैं, जिसमें अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड है अरेबियन सी में, और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। ओके बच्चों, ग्रीनलैंड के बारे में और जानकारी दिया हुआ है कि यू वुड हैव टू ऐड एरियाज ऑफ द 10 लार्जेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया टू रीच इट्स स्टेट इट्स साइज। क्योंकि भारत के 10 लार्जेस्ट स्टेट्स भले ही डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें 10 लार्जेस्ट स्टेट्स को भारत के,
तब उनको अगर जोड़ा जाएगा तो वो ग्रीनलैंड का एरिया के हिसाब से बनेगा। तो इतना बड़ा वो आइलैंड लैंड मास है ओशन के बीच में। Therefore, it is the largest island in the world. Next, India has more than 1300 small islands. अपने भारत देश के पास भी 1300 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड हैं, जिसमें से कुछ मेजर ग्रुप जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के हैं बे ऑफ बंगाल में, एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स के हैं अरेबियन सी में। नेक्स्ट, सिंस 1981 the Indian Antarctic program has been exploring Antarctica. इंडिया का अंटार्कटिक प्रोग्राम है वो अंटार्कटिका में रह रहा है। A continent with a very cold climate and harsh environment. ये वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडा है। अंटार्कटिका किसी से छुपा हुआ नहीं है बच्चों, आप जानते हैं कि वो साउथ पोल में है और बहुत ही ज्यादा ठंडा है। See the white expanse at the bottom which is mostly icy. क्योंकि अभी मैप में बताया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मैप में कि ये व्हाइट स्पॉट इसी को बर्फ को हरा होगा, लेकिन ये लैंड वाटर भी हो सकता है। मैं स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताता हूँ आगे। सो फर्दर सी दी वाइड एक्सपेंस एट द बॉटम विच इज मोस्टली आइस। ठीक है, वो जो व्हाइट बनाया हुआ वहां पर उसको बर्फ बताया जा रहा है बच्चों। इन 1983 इंडिया एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट साइंटिफिक बेस स्टेशन हियर। 1983 में भारत ने अपना वैज्ञानिक एग्जांपल क्या कहते हैं उसको एक्सपेरिमेंट कर सके, तो इंडिया ने अपने बेस वहां पे लगाया जिसे दक्षिण गंगोत्री कहा जाता है। टू मोर बेसेस वो एस्टैब्लिश लेटर, बाद में दो मोर बेस को वहां पे और एस्टैब्लिश किया गया। ओके बच्चों, तो उसको अगर रीड कीजिएगा, किसी तरह का डाउट आता है तो आप पूछिएगा जरूर कमेंट में, या आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। Questions, oceans and life. Okay, oceans and life. Oceans and continents are vital parts of the environment. अब oceans जो है और continents जो है वो बहुत ही important part है environment के लिए, and affect most aspects of our lives, और हमारे जीवन के हर अवसर को हर पहलू पर असर डालता है। Even if we do not notice it, हम लोग अगर उस पर ध्यान नहीं देते तब भी। We have mentioned that oceans send rain to the continents. हमने देखा है कि oceans की वजह से बारिश आती है हमारे देश में हमारे महाद्वीप में। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स कहा जा रहा है तो हमारे महाद्वीप में भी ओशंस की वजह से बारिश आती है। दिस इज पार्ट ऑफ द अर्थ वाटर साइकिल, और ये अर्थ का वाटर साइकिल का एक हिस्सा हो गया, विच यू विल फर्दर स्टडी इन साइंस, जो आगे साइंस में पढ़ना होगा। विदाउट ओशंस फॉर इंस्टेंस, बिना महासागर के देयर वुड बी नो रेनफॉल, बिना महासागर के कोई भी बारिश नहीं होगी। द अर्थ वुड बी अ डेजर्ट, धरती जो है वो पूरी सूख जाएगी, रेगिस्तान बन जाएगा। Moreover, more than half of the world's oxygen is produced by the ocean's flora. धरती का आधा से ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो समुद्र से, ठीक है, महासागर जो ओशन का 70% जो धरती पे घेरे हुए हैं, तो वहां के जीव, वहां के जो पौधे हैं, उन सब की वजह से आधा से ज्यादा ऑक्सीजन हमें वहां से मिलता है। विच इज वाई दे आर कॉल्ड द प्लैनेट्स लंग्स, इसलिए ओशंस को धरती का फेफड़ा यानी लंग्स भी कहा जाता है, प्लैनेट का लंग भी कहा जाता है। The oceans therefore play a crucial role in regulating the climate and sustaining life on the earth. इसलिए महासागर जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट के लिए भी और लाइफ मेंटेन करने के लिए भी अर्थ पे। Oceans have deeply impacted humanity in many other ways. महासागरों ने बहुत सारे तरीके से इंसानों पे बहुत असर डाला है, इंसानियत पे, ओके, ह्यूमैनिटी पे। From early times, people have used oceans and seas to migrate to other regions. बहुत समय से ही लोगों ने महासागर और समुद्रों का रास्ता लिया है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। टू ट्रेड इन ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, हर तरीके की चीजों का इस्तेमाल करने के लिए, टू ट्रेड, व्यापार करने के लिए। अगर किसी कॉन्टिनेंट में कुछ गुड प्रोड्यूस हो रहा है, वो दूसरे कॉन्टिनेंट में उसको सेल कर सकता है, या हो सकता है कि दूसरा कॉन्टिनेंट का वहां आ सकता है उसको परचेज करने के लिए। तो इसलिए ट्रेड में भी ओशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। टू कंडक्ट मिलिट्री कैंपेन्स, अब सेना का भी अगर पार्टिसिपेशन है कहीं पे तो उसको भी भागीदारी मिल सके, तो इसके लिए भी। एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड थ्रू फिशिंग, और या फिर मछली के लिए, ठीक है, फिशिंग कहने का मतलब क्या है, भोजन व्यापन के लिए, कि अगर मछली पकड़ के भी खाना तो वो समुद्र से भी मिल सकता है। ओशंस हैव आल्सो नरिश द कल्चर्स ऑफ कोस्टल पीपल, ठीक है, ओशंस जो है उन्होंने, ओशंस की वजह से समुद्र के क्षेत्र के जो लोग हैं उन पर भी बहुत असर डाला है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के। ठीक है, अपना भारत जो है वो समुद्र के तट पे है, लेकिन बहुत सारे और भी ऐसे देश हैं जो समुद्र के तट पे हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट ही बहुत सारे ऐसे हैं, लैंड मासेस ही हैं, तो हर जगह पे ओशंस का अलग अलग तरीके से असर रहा है। नॉर्दर्न रीजन में और टॉप मोस्ट नॉर्दर्न रीजन में जहाँ पे ठंड ज्यादा रहती है तो वहां पे अलग तरीके का असर है, वहीं इक्वेटर के पास का जो रीजन है वहां पे थोड़ा अलग टाइप का रीजन है, तो इस तरीके से भी अलग अलग जगह पे अलग अलग असर डाला है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम हैव टेल्स एंड लीजेंड्स अबाउट द सी,
सी गॉड्स एंड गॉडेसेस। हर कॉन्टिनेंट के पास, हर कंट्री के पास भी अपना अपना किसी न समुद्र से रिलेटेड, महासागर से रिलेटेड कोई ना कोई कहानी है। चाहे वो समुद्र के भगवान का हो, समुद्र की माता का हो, सी मॉन्स्टर्स समुद्र के राक्षस का हो, सी ट्रेजर्स समुद्र में छिपे हुए खजाने का हो। अभी तो हर हर के पास कुछ ना कुछ कहानी है, हर देश के पास। द ओशंस डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स। समुद्र खतरनाक है लेकिन वो एक बहुत ही काम का चीज भी है। ओके बच्चों, द ओशंस डेंजर्स बट ऑल्सो देयर ब्लेसिंग्स। समुद्र खतरनाक है लेकिन वो बहुत ही काम का चीज भी है। अब डोंट मिस आउट, द यूनाइटेड नेशंस हैज डेजिग्नेटेड जून 8 एज वर्ल्ड ओशंस डे टू रिमाइंड अस ऑल ऑफ द मेजर रोल एज द ओशन प्लेज एवरीडे लाइफ। ठीक है, और जून 8 को वर्ल्ड ओशंस डे मनाया जाता है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। यू कैन रीड इट इन योर बुक। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन आंसर के पार्ट में डिस्कस किया जाएगा। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। किसी तरीके का कोई परेशानी आया समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वैसे भी अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क ले सकते हैं। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप चैनल और पे भी है। आप सभी जगह से लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।